आज हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस तीनों सब्जेक्ट का एक कॉमन टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज इसका हम आगे वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम और उसके एसोसिएट्स ने ब्लूम टैक्सोनॉमी जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट के एग्ज़ाम में, और HTET और CTET जितने भी टैट होते हैं उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आने की जो है थोड़े से चांसेस रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने सुनना है और समझना है। तो कितने डोमेन में डिवाइड किया हुआ है? 3 डोमेन में। कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन है यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने की होप रहती है। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 के नाम से है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे वाला पोर्शन जो है वो करते हैं। तो होप कि आपको यहाँ वाला पोर्शन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड पार्ट है इसका अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम हैज़ रिटन अ हैंडबुक ऑफ टैक्सोनॉमी formulated to stimulate and synthesize the assessment of objective in cognitive aspects. For each of these categories, the taxonomy identifies specific learning outcomes in behavior term, and each of these educational objectives may be evaluated. This may assist teachers in classifying his educational objective and modifying the teaching methodology so that relevant important outcomes of learning are identified and realized. ना सिर्फ स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट लेते हैं, टीचर्स भी अपने जो बिहेवियर आउटकम्स हैं, अपने उनके एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं और उनको असेस कर सकते हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं करता क्लैरिफाई। ये स्टूडेंट्स के बिहाफ पे भी काम करता है और टीचर्स के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने असेसमेंट के लिए बताया है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे सेकंड करेंगे अफेक्टिव डोमेन। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन अमंग द एजुकेटर whether this aspect should be included in the curriculum. In fact, it is clear that emotion, attitude, interest, feeling, values and moral exist and affect all human behavior. This, as the name indication, affective objective या affective domain। affective word जो है वो affection से निकल कर आया है। affection मतलब कि हमारे इमोशंस। तो पहले तो जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि इसको हम अपने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में काउंट करें या नहीं करें। बट कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे इमोशंस होगी, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, साथ साथ ये हमारी एजुकेशन को अफेक्ट भी करते हैं। अब देखो, एक बोर्डिंग टॉपिक है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, बच्चा उस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, अगर सिमिलरली दूसरी जगह अगर उसका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक है, अब मान लो कि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है या गेम्स में इंटरेस्ट है, तो वो गेम्स बहुत जल्दी सीख लेता है। ड्राइंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो अच्छी ड्राइंग बना ही नहीं सकता, क्रिएटिविटी वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो तभी इसको हमने एजुकेशन के अंदर काउंट किया, क्योंकि इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी एजुकेशन को। इट इज़ द स्कूल वेयर वेरियस वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डेवलप्ड एंड शेप्ड। और बहुत सारे स्कूल्स, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कि अब हम पहले पूछते हैं कि
बच्चे ने क्या सब्जेक्ट लेने हैं, कि जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होगा, साइंस में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा। तो बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं कि जो बच्चों के इंटरेस्ट और बच्चों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देती हैं। It is the duty of the teacher to develop maximum affective domain of the student by affective objectives. Okay, तो B.S. Bloom, Kurzweil और मार्शिया, these are the three educators जिन्होंने affective domain, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि affective domain किस किसने डेवलप किया। तो एक बार दोबारा नाम सुन लो, B.S. Bloom, Kurzweil और मार्शिया। क्लासीफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। कौन कौन सी कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किए हैं? फर्स्ट है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इससे पहले कॉग्निटिव में हमने किए थे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसको भी 2001 में जो है वो रिवाइज किया गया, ये पुरानी है। ठीक है, तो कई बार रिवाइज के नाम से आ जाती है, उसमें 2-3 जो ये हेडिंग्स हैं वो ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो अब अफेक्टिव में पहला कौन सा है? रिसीविंग। द लर्नर्स आर sensitized to the existence of certain stimuli. It means willing to receive. If students are willing to receive, then they can go for it and then they attend the stimuli. Otherwise they are not interested in any topic. Example, if the students are willing to learn about the problem of workers in industries after seeing the class through charts or model, then they go for it, then they go डू फॉर समथिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने 3 एक्टिविटीज़ और इंक्लूड करनी है। सबसे पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन, क्रिएट विलिंगनेस इन द लर्नर्स टू रिसीव इट, और थर्ड है कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो अफेक्टिव के रिसीविंग में हम कहाँ तक पहुँचेंगे? पहले हमने क्या किया? ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम को हमने 3 में डिवाइड किया। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अफेक्टिव का पहला क्या है? रिसीविंग। रिसीविंग के अंदर हमने क्या करना है? अवेयरनेस करनी है, क्रिएटिंग ऑफ विलिंगनेस करनी है और कंट्रोल द अटेंशन। देन है हमारे पास रिस्पॉन्डिंग। द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू रिस्पॉन्स। बच्चों से आंसर निकलवाने के लिए भी उनको बहुत बार मोटिवेट करना पड़ता है। कई बार उनको नेगेटिव मोटिवेट करना पड़ता है, कई बार पॉजिटिव। कि कई बार अगर छोटे बच्चे हैं तो वो डर के भी रिस्पॉन्ड करते हैं, या कई बार किसी गिफ्ट की लालच में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्ड करें। इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन इन द एक्टिव बिहेवियर लाइक आंसरिंग, डिस्कसिंग, राइटिंग और रिएक्टिंग टू अ स्टिमुलस। इसमें भी हम 3 एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे लेवल ऑफ रिस्पॉन्डिंग के अंदर। नंबर 1 है द लर्नर्स ओबीडेंस टू रिस्पॉन्स, कि लर्नर अपने आप से मोटिवेट हो या स्टिमुली से मोटिवेट हो, कि वो ओबीडेंस है रिस्पॉन्स करने के लिए। लर्नर्स आर विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड, द लर्नर गेट सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्डिंग। आप लोग खुद भी देखते हो कि कई बार आप कच्चा पक्का याद होता है आपको और टीचर सुन लेता है और आप रिस्पॉन्ड कर देते हो, सुना देते हो, आपको खुद को कितनी खुशी मिलती है। यू गेट द सेटिस्फैक्शन आफ्टर रिस्पॉन्डिंग, कि आप जब रिस्पॉन्ड कर देते हो और टीचर कह देता है ठीक है थोड़ा अच्छे से कर लो या अच्छा सही है, तो आपको खुद को इतनी सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलती है। थर्ड वन है वैल्यूइंग। इट इंक्लूड्स द वर्थ ऑफ अ थिंग, phenomena or behavior. The abstract worth is a result of individuals' own valuing and assessment, but it is a social product. The attitude is an objective of teaching. It has 3 types of activity. First of all, acceptance of value, preference of value, then commitment. First of all, you have to accept the value, then you give the preference, then you will be committed to that value. Fourth one is organization. In this category, a student gives some systematic order to each value. As the student successfully internalize values, he encounters situation for which more than one value is required.
This leads the student to form a set value, structure, philosophy of his life. It has also 3 activities: organization of value in the system, the interrelationship among the values and their determinations, the establishment of the dominant value. The last one is characterization. It is that level in which consistency in the hierarchy of the value of students occur. At this level, teacher can characterize the knowledge of the value system of the pupil very easily. At this stage, pupil is designated to imbibe type characterization of his individual character, his own lifestyle. The acts are consistently in accordance with the values. It has 2 values: generalized set and characterization. ठीक है, तो एक बार दोबारा यहाँ तक करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसको 3 में हमने डिवाइड किया है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव के 6 थे: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट है हमारे पास इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर अफेक्टिव के अंदर है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। अब है साइकोमोटर। इससे पहले हम अफेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इसके लर्निंग आउटकम्स देख लें। The teachers and instructions are appraising the value of using such taxonomy when they plan their objectives and examinations. Perhaps the overall quality of the work accomplished in the classroom, teaching and the examination system will improve and standards can be raised. ठीक है, now is the psychomotor. It is a very important taxonomy of educational objectives because motion is a necessary condition of survival and of independence. Our lives require more physical strength. Intelligence also plays an important role in the life of an individual. The development of individual requires psychomotor behavior. Walking and grasping are also essential for maintaining physical and mental health. आप लोग सुनते भी हो, कई बार हम बोलते हैं कि जो स्वस्थ शरीर है उसमें ही स्वस्थ मन है, स्वस्थ दिमाग है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। कि सेम ऐसे ही कि आप इंटेलिजेंस तो चाहिए ही चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, उसके साथ साथ एक स्वस्थ शरीर का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस है उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें और हम उस पर काम कर सकें। These objectives are concerned with the training of the students, physical activity and the development of skills. तो यहाँ पर बहुत सारी टैक्सोनॉमी साइकोमोटर के अंडर दे रखी हैं। जिस भी एजुकेशनिस्ट की आप लिखो तो उससे पहले मेंशन करना है कि आपने किसकी लिखनी है। इसको जो है मेनली सिम्पसन्स और हैरो ने क्लासीफाई किया था। इसमें बहुत सारे और भी हैं, डेव है और गिलफोर्ड है, किबलर है। तो इन्होंने अपनी अपनी टैक्सोनॉमी अकॉर्डिंगली जो है वो क्लासीफाई की है। क्वेश्चन में जब आप लिखोगे, जिस भी पर्सन की आप यूज़ कर रहे हो आप उसके नाम यहाँ पर लिखोगे। मैंने यहाँ पर सिम्पसन्स के यूज़ किए हैं, सिम्पसन्स के मैं बताने जा रही हूँ। तो ये वाले साइकोमोटर के जो है क्लासिफिकेशन बाय सिम्पसन्स है। तो फर्स्ट है परसेप्शन। इट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेंसेस, कि आप अपनी सेंसेस से कितना रिसीव कर पा रहे हो। इट इंक्लूड्स अ चेन ऑफ टास्क विच कैन बी टर्म्ड एज रियल एक्सपीरियंसेस, कि जितना कुछ भी हम अपने आप से सीखते हैं, रियल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो लर्निंग हमारी कैसी रहती है, परमानेंट रहती है। इट हैज़ 3 लेवल: डिस्क्रिप्टिव, कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड और इंटरप्रिएटिव लेवल। अभी यहाँ स्पेस नहीं था इसीलिए मैं बना नहीं पाई, तो आप लोग सुन लो, नोट कर लो। इसके 3 लेवल कौन कौन से हैं: डिस्क्रिप्टिव, कंडीशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड और इंटरप्रिएटिव
level. Then है set. Set means the initial adjustment which occurs for some specific activities and experiences. आप जब कुछ पहली बार नया करने जाते हो तो you have to set your emotions, you have to set your mind कि आपको क्या क्या आगे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं या क्या कुछ आगे होने वाला है. तो इनिशियल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको पहले सेट करना पड़ता है. तो इसके अंदर भी 3 लेवल है. सबसे पहला है मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और इमोशनल लेवल. अगर तीनों लेवल सेट है इनिशियल पॉइंट पे तब जो है लर्निंग बेटर हो सकती है. अगर तीनों लेवल में से कोई भी एक लेवल सेट नहीं है तो लर्निंग प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करेगी. देन अ गाइडेड रिस्पॉन्स. इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपिंग अ प्रैक्टिकल स्किल. प्रैक्टिकल स्किल आप कब सीखोगे? जब आपको कोई गाइड करने वाला होगा कि आपका लैब के अंदर क्या रिस्पॉन्स रहेगा. वो ऑलमोस्ट गाइडेड होता है. या प्लेग्राउंड में आपने कैसे बॉल को लिफ्ट करना है, किक कैसे करनी है, तो वो सब कुछ इनिशियली स्टेज पे जो क्या होगा वो गाइडेड होगा. आफ्टर दैट आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड करते रहोगे और आप एक परफेक्ट प्लेयर या आप एक परफेक्ट लैब के अंदर जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो. मैकेनिज्म. इट इज़ दैट लेवल एट विच सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स फॉर डूइंग कम task get developed in the student. It is the condition which help the student in responding properly. तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली अगर बच्चे चलते हैं तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्ड. इट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन. At this stage, students acquire so much efficiency and skills that can accomplish the most complex task with minimum energy and time. Initially उन्होंने अपना सब कुछ सेट किया, ठीक है. फिर रिस्पॉन्ड कैसा था? गाइडेड था. प्लस रेपिटिशन हुई. उन्होंने अपने रिस्पॉन्ड को रियल एक्सपीरियंसेस के साथ मैच किया और लास्ट में क्या है? दे आर स्किलफुल. वो इतने एनर्जेटिक हो गए हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली और लेस टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये आज का जो क्वेश्चन था वो ब्लूम टैक्सोनॉमी पे था. टीचिंग सब्जेक्ट जो है जिसके पास कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है या मैथ्स है या जिसके भी सिलेबस में है तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ से कर सकते हो. होप कि आज का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा. जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में किया है. फर्स्ट पार्ट में हमने कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस किया था और आज हमने अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को डिस्कस किया है. थैंक यू.